अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिजाइन कैसा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमने कुछ मीनिंग क्लियर किए थे। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के कुछ स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। मीन्स हम कहेंगे नॉर्मली कि O2 ने एंटर किया और CO2 ने एग्जिट किया, लेकिन अब ये O2 और CO2 का फिर क्या होगा, डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बार डिफ्यूजन आता है, तो ये जो डिफ्यूजन होगा ये कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में। जो एल्वियोलर सैक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, अब उसके बाद डिफ्यूजन हो गया एल्वियोलर सैक में, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जो भी गैसेस ब्लड के पास पहुंची, चाहे वो O2 है या CO2 है, ऑब्वियस है कि ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैंने आपको बताया था वो होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है O2 और CO2 को कैरी करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वापस डिफ्यूजन होगा, लेकिन अब ये जो डिफ्यूजन होगा ये होगा ब्लड में, कि ब्लड में जो गैसेस है वो डिफ्यूज कर जाएगी एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसका कंसंट्रेशन कम या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट कि हमने पूरा काम कर दिया, O2 लिया भी, उसको एल्वियोलर से भी डिफ्यूज करवा दिया, ब्लड में भी डिफ्यूजन हो गया, ब्लड कैरी कर रहा है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ O2, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी, और वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगी मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन कर देगी सिंपलर वन में, राइट। तो यहाँ पर O2 का यूटिलाइजेशन हो गया। O2 जब ऑक्सीडेशन करती है फूड का तो ATP की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको हमारी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेती है, और टाइम टू टाइम आपको वो सप्लाई करती रहती है लाइक एज एनर्जी करेंसी। जैसे कि बैंक में आपका मनी डिपॉजिट होता है और जब नीड होती है आप उसको विड्रॉल कर लेते हैं, राइट स्टूडेंट। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना। वो कैसे होता है, तो इसके लिए हम 2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को, कि वो किस तरह से वर्क करती है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। 2 टॉपिक कवर करने हैं हमें, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। देखिए नाम में मीनिंग क्लियर है, इंस्पिरेशन इन अंदर एंटर होना, एक्सपिरेशन एग्जिट होना। तो ऑब्वियस है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो O2 है यहाँ पर वो तो इन होगी, और एक्सपिरेशन में जो CO2 होगी वो बाहर हो जाएगी। लेकिन कौन रोल प्ले करेगा और कैसे सब कुछ होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पर रिबकेज बनाया है, ओके, और यहाँ पर ये मैंने बना दिया डायफ्राम। ये जो डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम होता है, और ये बनाया मैंने रिब केज। और आपको ये बताया था कि रिब केज जो 10 पेयर होता है ना वो आपस में जॉइंट होता है। तो जो हमारे आगे चेस्ट के पास में एक बोन होती है जहां से ये रिब्स आगे कनेक्ट होती है उसको कहते हैं स्टर्नम। उसका नाम होता है स्टर्नम। मीन्स कि बैक साइड में तो बैकबोन से कनेक्ट है रिब्स, और आगे आके वो जो फ्यूज होके केज बनाती है। तो जैसे सपोज ये रिब्स आई पीछे से आगे और ये फ्यूज हुई, तो जहां ये बीच में फ्यूज होती है एक बोन के साथ में, उस बोन का नाम होता है स्टर्नम, ओके। और ये हो गया डायफ्राम। अब इंस्पिरेशन होगा तब क्या होगा, मीन्स ये जो कैविटी बनी इसको हम कहेंगे चेस्ट कैविटी और पल्मोनरी कैविटी, राइट। यहाँ पर इसका नाम होगा चेस्ट कैविटी और पल्मोनरी कैविटी। और बाहर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर या चेस्ट कैविटी प्रेशर। इन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है डिफरेंस प्रोड्यूस होना। तो ऑब्वियस स्टूडेंट कि कोई भी चीज अंदर एंटर कब करेगी,
जब बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा। मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि चेस्ट कैविटी में यानी इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर में क्या चेंज है, तो आप कहेंगे आउटसाइड जो प्रेशर है वो तो है हाई, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाई है, और चेस्ट कैविटी में जो प्रेशर होता है वो होता है लो। तो एक तो फैक्टर ये काम करता है। दूसरा क्या करता है, जब भी आप सांस अंदर लेते हो, मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेते हो, तो ये जो स्टर्नम वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा आउटसाइड मूव करता है। मीन्स अब मैंने नेक्स्ट डायग्राम ये बना दिया, ये थोड़ा सा बाहर आया, और जो डायफ्राम है वो हमारा फ्लैट हो जाता है, यानी डोम शेप था उससे फ्लैट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो पहले और अब वाली में। मीन्स अब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ और ये भी थोड़ा सा बाहर आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो गया, इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गया, और जो गैसेस है वो अंदर एंटर कर गई। यानी कि 3 इवेंट हुए यहाँ पर। पहले तो कि प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। फिर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इंस्पिरेशन करते हो तो ये स्टर्नम और रिबकेज वाला पोर्शन थोड़ा बाहर आता है, और जो डायफ्राम ऐसे था डॉम शेप्ड वो फ्लैट हो जाता है। तो ऑब्वियस है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज एंड गैसेस रशेस टू इनसाइड, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ गई, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर। क्लियर? अब इसका अपोजिट होगा एक्सपीरेशन में। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया स्टर्नम और रिबकेज, और अभी जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट सिचुएशन में है। ये वाली सिचुएशन ड्रॉ की हमने इंस्पिरेशन के बाद वाली। अब क्या होगा कि ये जो स्टर्नम और रिबकेज वाला पोर्शन है ये अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा, यानी यहाँ पोजीशन थी ना तो ये यहाँ आ जाएगा, और डायफ्राम वापस कैसा हो जाएगा, डॉम शेप्ड। तो मैं इसको जो बाद वाली पोजीशन है इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। ओके, तो अब आप खुद समझ पा रहे हो, पहले वॉल्यूम क्या था, इंक्रीज, और जैसे डायफ्राम फ्लैट से डॉम शेप्ड हुआ और ये स्टर्नम और रिबकेज थोड़ा सा इनसाइड मूव की, तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी यहाँ पर ये जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, लो या फिर डिक्रीज। ओके, और डिक्रीज होने से जो CO2 है वो क्या हो गई, एक्सेल आउट, ये बाहर चली गई। दूसरा हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बाहर और अंदर से कंपेयर करोगे, मीन्स ये एटमॉस्फेरिक और ये इनसाइड, यहाँ पर मैं लो वर्ड हटा देती हूँ, अंदर दोनों के प्रेशर में क्या चेंज है उसका अपोजिट बताना है हमने, कि यहाँ पर अंदर प्रेशर है हाई और बाहर क्या है, लो। तो ऑब्वियस है जब प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा, तो जो गैसेस होगी वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से हम डायफ्राम के मूवमेंट से और रिबकेज के मूवमेंट से किस तरह से वॉल्यूम जो होता है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो समझ सकते हैं। और प्रेशर ग्रेडियंट भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज कैटेगराइज इनटू इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था स्टूडेंट, कि जो डायफ्राम ऐसा होता है डॉम शेप्ड वो फ्लैट हो गया था, स्टर्नम और ये स्टर्नम ये वाली बोन और रिबकेज थोड़ा सा बाहर गया था, तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था। ओके, यहाँ पर उसका अपोजिट हो गया था, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो गया था। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो यहाँ बाहर हाई था, यहाँ लो, तो ऑब्वियस है सारी सिचुएशन फेवर में थी कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए, मीन्स गैसेस अंदर आ जाए, और यहाँ सारी सिचुएशन फेवर कर रही थी कि गैसेस बाहर चले जाए। ओके, तो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।